Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 28th of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 28 फरवरी 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मॉरिशस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं जैसे इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल। तो ये जो टर्म्स हैं ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। इन टर्म्स को हम किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्टेक्स्ट आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्टडी ऑफ द सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सेस, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम लोग इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और आते हैं सबसे पहले आज के इंडेक्स के ऊपर। आज हम लोगों ने सारे के सारे द हिंदू न्यूज़पेपर के ही आर्टिकल लिए हैं जिनका डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा शायद शॉर्ट रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ और आर्टिकल इसमें ऐड नहीं किए हैं। आज कुछ यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा भी, तो उसको थोड़ा सा वेट करके आगे सुनना, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के न्यूज़पेपर में कई सारे टॉपिक्स हैं जिनका डिस्कशन करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा आज के अखबार में, फ्रंट पेज पर भी टॉपिक छपा हुआ है। गगनयान मिशन के लिए 4 जो लोग हैं दोस्तों उनका नाम सामने आ चुका है, वो 4 लोग चुन लिए गए हैं। तो गगनयान मिशन जल्दी यहाँ पर जाता हुआ हमको नजर आएगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी आज के न्यूज़पेपर के ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, इसमें ज़्यादातर हमारे एडिटोरियल्स और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के भी आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए 4 एडिटोरियल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पर यह है, बात की गई है बर्डन ऑफ पावर के बारे में। जो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है, मैंने जैसे बोला गगनयान मिशन के बारे में, इंडिया स्पेस पॉलिसी के बारे में। तो इंडिया की जो ये पर्टिकुलर स्पेस पॉलिसी है, अब की बार हमारे पास में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं 2024 के अंदर में, बड़े बड़े जो मिशन है उसको हम लोग यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। तो कुछ आस्पेक्ट्स यहाँ पर वो डिस्कशन में है। उसके अलावा दोस्तों जो सेकेंड एडिटोरियल है ये बात करता है यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ बदलाव की मांग करता है। यूनाइटेड नेशन किस लिए बना था, कैसे बना था और आज क्या इसकी सिचुएशन हो चुकी है, उसके बारे में राइटर ने सारा का सारा डिस्कशन किया हुआ है। फिर एक और एडिटोरियल है यहाँ पर, ये कुछ हटकर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने इलेक्शंस के बारे में सुना है, यहाँ पर बात हो रही है ग्रीन इलेक्शंस की। तो ये ग्रीन इलेक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में बात होगी। यहाँ पर राइटर ने बोला है कि हमें ग्रीन इलेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। फिर उसके बाद में एक और एडिटोरियल है जहाँ पर बात की जा रही है टूवर्ड्स इमोशनली अनबायस्ड जजमेंट्स के बारे में। यहाँ पर राइटर ने कुछ सजेशन शेयर किए हैं कि जो हमारे जजेस होते हैं कोर्ट के अंदर में, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर उनके बिहेवियर में अगर ये कुछ चेंजेस हो जाएंगे तो इससे जो जस्टिस है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो ये यहाँ पर समझाया गया है। बाकी आज का मीन्स का एक क्वेश्चन भी है, तो उसको भी आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इन एडिटोरियल को साइड में करेंगे तो आज के ही अखबार में दोस्तों टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर भी 2 आर्टिकल्स हमारे सामने प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं वाई इज नाटोज स्टेडफास्ट डिफेंडर, ठीक है। अब ये जो बेसिकली अभी ना नेटो की एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। तो 2024 के अंदर में ये नेटो का स्टैंड डिफेंडर अभ्यास क्या है, किस लिए लेकर आया गया है, कैसे काम कर रहा है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्पेशली डिफेंस के लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर उसके बाद हमारे जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक और टॉपिक होगा जहाँ पे हम बात करेंगे चाइना के पांडा डिप्लोमेसी के बारे में। ये भी आज के हमारे न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर प्रेजेंट है।
क्या होती है चाइना की पांडा डिप्लोमेसी, किस तरीके से चाइना अपना जो एंकरेजमेंट है कुछ कंट्रीज़ के अंदर में बढ़ा रहा है, तो ये भी रेलिवेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी जिसको हम कवर करेंगे। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने थंबनेल वाले टॉपिक पर, जहाँ से हम प्योर शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों थंबनेल में जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा रखा है कि 50 साल में ताबड़तोड़, सॉरी 50 नहीं 5 साल में ताबड़तोड़ 50 सैटेलाइट्स यहाँ पर इंडिया लॉन्च करने वाला है। अब दोस्तों ये 50 सैटेलाइट्स जो होंगी ना, ये थोड़ी कह सकते हो कि अलग हैं। जैसे हमारी नॉर्मल सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह होती है, वो अलग है। दोस्तों ये जो 50 सैटेलाइट्स होंगी, ये मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी जिनको लॉन्च किया जाएगा। अभी दोस्तों इंडिया जो है मिलिट्री सैटेलाइट के मामले में बहुत पीछे है, और एशिया वाले रीजन में बात करेंगे तो चाइना इंडिया से बहुत आगे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सैटेलाइट लॉन्च करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, जिसको लेकर द हिंदू ने भी दोस्तों एक आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश किया हुआ है कि इंडिया प्लान कर रहा है 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की आने वाले 5 सालों के अंदर। धड़ाधड़ ताबड़तोड़ यहाँ पर सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी। ये स्टेटमेंट खुद इसरो के जो चीफ हैं इनका दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन कि सर ये मिलिट्री सैटेलाइट्स होती क्या है, क्या ये दूसरे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में अटैक करेंगी? ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी किसी भी कंट्री के पास में है ही नहीं कि भाई उनकी सैटेलाइट किसी दूसरे सैटेलाइट को अटैक करे। ये वाली सैटेलाइट नहीं है। मिलिट्री सैटेलाइट का मतलब अभी 2024 तक की बात करेंगे तो उसको स्पाई सैटेलाइट यहाँ पर हम बोलते हैं। स्पाई सैटेलाइट यानी कि जासूसी करने के लिए जो सैटेलाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं उन्हीं को अभी यहाँ पर मिलिट्री सैटेलाइट बोला जाता है। तो अगर यहाँ पर आप इन सैटेलाइट्स का नंबर देखोगे तो दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बहुत आगे हैं, और इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। तो उसमें हमें एक बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम नंबर्स को देखना शुरू करेंगे तो इधर ना थोड़ा ध्यान देना, मैं यहीं पर आपको बताता चलूँगा। नंबर 1 पर है दोस्तों यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के पास में अभी जो मिलिट्री सैटेलाइट्स का नंबर है वो है लगभग 239 के आसपास। नंबर 2 जो कंट्री है वो है चाइना। चाइना के पास में दोस्तों जो ये मिलिट्री सैटेलाइट्स का नंबर है वो है 140 के आसपास। तो चाइना के पास में भी बहुत सारी सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं। नंबर 3 पर है वो है रशिया। रशिया के पास में लगभग 105 सैटेलाइट्स हैं, और दुनिया में यही टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जिनके पास में 100 से ज़्यादा ये मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। और मिलिट्री सैटेलाइट्स यानी कि स्पाई सैटेलाइट मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों रशिया के बाद जो चौथे नंबर पर आने वाला देश है वो आता है यहाँ पर फ्रांस। फ्रांस के पास में सैटेलाइट्स बहुत कम है, लगभग बताया जाता है 18 इस प्रकार के मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा सैटेलाइट वाला जो यहाँ पर एक क्लब है वो इन तीनों देशों का है। बाकी 4th पर फ्रांस आ गया, और 5th पर यहाँ पर इटली है जिसके पास में केवल 13 सैटेलाइट्स हैं। देन उसके बाद में इजराइल है, इजराइल के पास में भी अभी 11 सैटेलाइट्स हैं। फिर इंडिया है, इंडिया के पास में दोस्तों अब यहाँ पे बात हो रही है इंडिया की, तो इंडिया के पास में केवल और केवल 9 सैटेलाइट्स हैं जो ये मिलिट्री सैटेलाइट होती हैं। तो अभी इन्हीं मिलिट्री सैटेलाइट की संख्या बढ़ाई जाएंगी। तो आने वाले समय पर 50 सैटेलाइट और लॉन्च की जाएंगी आने वाले 5 सालों के अंदर में। तो जो ये 50 सैटेलाइट लॉन्च हो जाएंगी आने वाले 5 सालों में, तो इससे हम लोग सीधा जंप करके चौथे नंबर पर आ जाएंगे, यूएसए, चाइना, रशिया, उसके बाद दोस्तों इंडिया रहेगा। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर डिटेल्स हमारे सामने हैं। और अच्छी बात ये भी है कि दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे 50 सैटेलाइट आने वाले 5 साल, एक साल में 12 महीने, क्या मतलब हर महीने एक सैटेलाइट लॉन्च होगी? हमें कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा? हर महीने सैटेलाइट नहीं लॉन्च होगी दोस्तों, क्योंकि अगर हर महीने इसरो इस तरीके से मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च करता चलेगा तो बाकी मिशंस या बाकी सैटेलाइट्स के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर लेयर्स ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी। एक साथ कई कई सारी सैटेलाइट्स दोस्तों यहाँ पे लॉन्च होने वाली हैं। जब भी होंगी मैं आपको बताऊंगा, 2024 में ही यहाँ पर इसकी शुरुआत होगी। तो जब भी होती है इसके बारे में डिस्कशन ऑब्वियस सी बात है काफ़ी चर्चाओं में रहेगा, तो काफ़ी कुछ हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात को ध्यान रखना, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बाकी आज के अखबार में जैसे मैंने बोला कि जो गगनयान मिशन है वो अभी रेडी है पूरी तरह से। एक ऐसा मिशन जहां पर पहली बार हम अंतरिक्ष में जो कह सकते हो कि इंडियन से बेसिकली यहाँ पर उनको भेजने वाले हैं। यानी कि पहली बार का मतलब यह है कि एक पहला हम कह सकते हो मैंड स्पेस मिशन होने वाला है। ये कैसे काम करेगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये 4 पर्सनैलिटीज़ आपको दिख रही हैं, ये चारों ही व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, इनको ही यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इनके नाम ऊपर आपको दिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो गगनयान एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर ये सभी हैं, और पीएम मोदी ने भी दोस्तों यहाँ पर इनसे ऑब्वियसली मुलाकात जो है वो कर चुके हैं। अब जो है आगे जब लॉन्च होगा तो चर्चाएं होंगी, बट ये जो पूरा आर्टिकल है
इस वाले आर्टिकल को जैसे मैंने बोला था हमारे पास में सिमिलर एक एडिटोरियल भी है, तो उस एडिटोरियल के साथ में मिलाकर कंबाइन करके डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, हर एक एस्पेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर इसको साइड में हटाते हैं। बाकी शुरुआत करते हैं अपने टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले एडिटोरियल से, मतलब टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर जो एक्सप्लेन सेक्शन में आर्टिकल्स आते हैं ना, वहाँ से। ये जो टॉपिक है ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए रेलिवेंट है। अब यहीं पर ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जो द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल हैं वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से कटिंग्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक कटिंग ये हो गई, फिर उसके बाद इसी आर्टिकल की ये सारी कटिंग्स हो गई, जिसको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है, नो डाउट। लेकिन कई सारे लोग यहाँ पर डिमांड करें सर आर्टिकल से लगा दो। देखो, आपको ही पता होगा मैं इस चैनल पर द हिंदू की साइड से एक कॉपीराइट स्ट्राइक रिसीव कर चुका हूँ। मैंने वो पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बाद में ना मैंने फिर से कोई बात, मैंने कहा चलो स्ट्राइक को थोड़ा समय हो चुका है तो फिर से यहाँ पर डालना शुरू करते हैं। मैंने फिर से यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो डालने शुरू करे, उसके बाद फिर से एक और वार्निंग आती है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर पूरा पैटर्न चेंज किया हुआ है, तब से थोड़ा सा मामला शांत है। ठीक है, बट है क्या कि हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है न्यूज़ में। ये जो आर्टिकल है आप देख पाओगे, आर्टिकल के सारे यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स आपने देखे होंगे। बीच में मैंने कुछ और सोर्सेज भी ऐड किए थे, बट मैंने आज जानबूझकर सोर्सेज ऐड नहीं किए ताकि मैं ये बात आपको बता सकूं। ठीक है, कि आप देख पाओगे आज का द हिंदू का अखबार देख लेना, ये सारे आर्टिकल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, एडिटोरियल्स मिलेंगे। एडिटोरियल्स ही सबसे ज़्यादा लोग स्पेशली फोकस करते हैं, बाकी शॉर्ट न्यूज़ तो आप कवर कर लेते हो। शॉर्ट न्यूज़ भी मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ, हर एक चीज़ कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात को प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, और जो कंटेंट मिल रहा है उसको आप पढ़ के चलोगे वो आपके लिए इनफ है। वो आज के न्यूज़पेपर से ही है, कुछ कंटेंट जो आगे पीछे छूट जाता है उसको भी इंक्लूड कर देते हैं फिर। ठीक है, तो इस वजह से वो वीडियो हम लोग अभी तक लेंथी करके चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से। अब कोई बात नहीं, कॉपीराइट वगैरह जो भी आया उसके बाद हमारे लिए जो चीज़ें और अच्छी हो गई हैं। मैंने सोचा था यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या इश्यूज़ होंगे मैं ऐसे अगर पैटर्न चेंज कर दूंगा तो, बट कोई इश्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता है यहाँ पर जो चीज़ें अभी भी हैं वो पहले से ज़्यादा क्वालिटी में यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, और ये खुद मैं भी पर्सनली देख रहा हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को प्रेजेंट करने में। और दूसरी बात दोस्तों, वीडियो का जो इम्पोर्टेंस है वो पिछले लास्ट 10 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे पिछले 10 दिनों से पहले की वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो उसमें आपको रेलिवेंसी थोड़ी कम नज़र आएगी, लेकिन अब जो पिछले 10 दिन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनमें रेलिवेंसी ज़्यादा है। ज़्यादा आर्टिकल्स, ज़्यादा सिलेबस ओरिएंटेड आर्टिकल्स, है ना, शॉर्ट न्यूज़, वेरी शॉर्ट न्यूज़, प्रीलिम्स को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलो अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, आते हैं टॉपिक पर। तो नेटो का स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्यों है, वो बेसिकली यहाँ पर इस पूरे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो कि वनडे एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 ये जो अभ्यास है ये किसका है, तो नेटो का अभ्यास है। ध्यान रखना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कई सारी कंट्रीज हैं, लगभग 31 देश यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। नेटो एक ऐसा ग्रुप है जहां पर इसमें जो कंट्रीज प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल कोऑपरेशन के साथ में रहती हैं, और इनका एक ऐसा ग्रुप है कि इनका कहना यह है, बेसिकली नेटो का ना पूरे आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल नंबर 5 ये बोलता है कि इन 31 देशों में से किसी भी एक देश के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक करता है तो ये 31 देश साथ में मिल जाएंगे और वो फिर क्या करेंगे, उसी देश के ऊपर अटैक करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब सवाल यह है कि अचानक से, हम तो पहले नेटो की कोई एक्सरसाइज सुनते नहीं थे, अचानक से एक अभ्यास चर्चा में आ चुका है। तो ये अभ्यास चर्चा में दोस्तों इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा कोल्ड वॉर हुआ था ना, कोल्ड वॉर से अभी तक इतना बड़ा अभ्यास नेटो ने नहीं किया। पहली बार 2024 में यहाँ पर तब से हो रहा है, और ये अभ्यास करने के पीछे का रीज़न है रशिया के खिलाफ नेटो अपनी एकता दिखा रहा है, सॉलिडारिटी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया को लगभग 2 साल हो चुके हैं यूक्रेन के अंदर में अटैक करते करते, इन्वेजन करते हुए, लेकिन फिर भी अगर आप देख पाओगे तो रशिया ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। उसी चीज़ के रिस्पॉन्स में या उसके अगेंस्ट में नेटो पूरी तरह से इकट्ठा होकर दिखा रहा है कि हमारी पावर क्या है, तो साथ में मिलकर यहाँ पर यह अभ्यास कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है इसको 2 फेसेस के अंदर में बांटा हुआ है। जो पहला फेस है इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी के अंत में, और ये जनवरी के अंत में जो फेस स्टार्ट हुआ था ये अभी चल रहा है अभ्यास, और कब तक चलेगा, मार्च के लगभग 15-16 मार्च तक यहाँ पर चलने वाला है। फिर उसके बाद में जो सेकंड फेस होने वाला है इसका मेन फोकस होगा जो हमारे आर्कटिक रीजन है ना, ईस्टर्न रीजन्स हैं, उसके ऊपर एक स्पेशल फोकस करेगा।
अभी जो ये फेज चल रहा है ये एटलांटिक और आर्कटिक रीजन में यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है अभ्यास। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है ये बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो नाटो के अकॉर्डिंग बताया गया है इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर में ये जितनी भी कंट्रीज हैं, जो 31 देश हैं नाटो के, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें स्वीडन भी है, ये सब देश आपस में मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेट करने के साथ साथ इन देशों की जो यहाँ पर कह सकते हो नेवी है, एयरफोर्स है ना, उसके बाद आर्मी है, वो सब मिलकर इस प्रकार के अभ्यास को कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आपस में इन सभी देशों का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। और इसी को देखते हुए यहाँ पर दोस्तों बताया ये भी जा रहा है, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये है कि नाटो की तैयारी में क्या चल रहा है इस अभ्यास में। इस अभ्यास में 80 से ज़्यादा एयर प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें F-35, F-18, हैरियर्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, विमान सब कुछ यहाँ पर हिस्सा ले चुके हैं। 50 से ज़्यादा जहाज़ है जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, छोटे जहाज़, बड़े जहाज़, और साइज़ में सबसे बड़े जहाज़ एयरक्राफ्ट कैरियर आप समझते ही होंगे, ये सब लड़ाकू जहाज़ अभ्यास कर रहे हैं मिलकर। फिर इतना ही नहीं, उसके अलावा अगर आप देख पाओगे 1100 से ज़्यादा जो लड़ाकू व्हीकल्स हैं उनका यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जिसमें 166 टैंक हैं, 533 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अलग अलग पर्सनल कैरियर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सब इस अभ्यास में शामिल है। और इतनी सब सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारे लोग भी चाहिए होंगे, तो 90,000 के से भी ज़्यादा यहाँ पर जो सैनिक हैं इन 31 देशों के, वो इस अभ्यास को कर रहे हैं। इन 31 देशों की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैरीन्स, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स सब साथ में इकट्ठे होकर यहाँ पर इस अभ्यास, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। ये बात दोस्तों आपको क्लियर आ गई। अब सवाल है, जैसे हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं, ये अभ्यास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया। रशिया के खिलाफ चल रहा है, इसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है, ये हमने डिस्कस किया। अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये वाला जो पैरा है ना, ये थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट है। हुआ ये कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है 2021-22 भाई यहाँ पर पूरा निकल चुका है, 2022 निकल चुका है, 23 निकल चुका है, अब यहाँ पर फाइनली 24 आ चुका है। 2 साल हो चुके हैं इस पूरे वॉर को। और इस वॉर को पूरा होने के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यूक्रेन को ज़्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं है। नुकसान मतलब हुआ है, फिर भी यहाँ पे रशिया जो है इतना बड़ा कैप्चर नहीं कर पाया जितना यहाँ पर पहले वो बोल रहा था, जितना लग रहा था कि यहाँ रशिया इस तरीके से यूक्रेन को पूरी तरह से हरा देगा। बट यूक्रेन को वो कब्जा ही नहीं पाया। जो एरिया कब्जाए थे वो यूक्रेन वापस से ले रहा है और काफ़ी सारे एरियाज ऑलरेडी ले चुका है। अब बात यह है कि दोस्तों यूएस का जो सीनेट है या पूरी वेस्टर्न कंट्रीज अगर आप देखोगी, उनका सपोर्ट यहाँ पर यूक्रेन की तरफ देखने को मिला। यूक्रेन को भर भर के लोगों ने पैसा प्रोवाइड करवाया, अलग अलग देशों ने। यूएस के सीनेट ने लगभग $95 बिलियन का एक पैकेज जो है, ये जो फंड है वो यहाँ पर यूक्रेन के लिए दिया, ये अप्रूवल दिया। उसके अलावा फ्रांस ने दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे, फ्रांस भी नाटो का एक दूसरा फाउंडिंग मेंबर है, इन्होंने भी यहाँ पर बोला कि हम $3.22 बिलियन जो है मिलिट्री सपोर्ट ये प्रोवाइड करवाएंगे यूक्रेन को इस साल। इतना तो यूएस दे रहा है, दूसरा फ्रांस, तीसरा यहाँ पर दोस्तों आप जर्मनी देख पाओगे। जर्मनी ने भी बोला है कि हम जो है इस साल लगभग $1.2 बिलियन का पैकेज प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें यहाँ पर 36 होइट्जर जो गन्स हैं, आर्टिलरी वेपन्स हैं, हथियार है, वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। इतना ही नहीं, पूरे आप अगर यूरोपियन यूनियन को देखोगे जिसमें टोटल 27 मेंबर्स हैं, 27 मेंबर्स हैं, इसमें आप बाकी मेंबर्स को मिला दो तो पूरा नाटो भी अगर आप देखोगे तो सबको मिलाकर अगर हम देखें तो सब ने मिलकर दोस्तों $148.5 बिलियन अवेलेबल करवाए हैं यूक्रेन के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट देखने को मिलेगा जिसका सपोर्ट यहाँ पे यूक्रेन को मिला। समझ गए? तो यही चीज़, ये जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस यूक्रेन के लिए प्रॉमिस किया गया, पहले भी सपोर्ट मिल चुका है, अब यहाँ पर इस साल और बहुत पैसा जाएगा। तो ये जो कंटिन्यूस सपोर्ट है ये सब रशिया के खिलाफ में है। स्पेशली अमेरिका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो रशिया के खिलाफ में ये सारा का सारा एफर्ट लगा रहा है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस अभ्यास को और ज़्यादा मजबूत कर देती हैं, इस अभ्यास को एक बहुत बड़ा महत्व देती हैं कि नाटो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, रशिया नाटो से उलझने की कोशिश ना करें। समझ गए? अब इस अभ्यास को देखोगे दोस्तों तो इसकी लोकेशन रशिया के आसपास भटक रही है, क्योंकि रशिया के आसपास जो कंट्रीज हैं, लातविया, लिथुएनिया, ये सब रशिया के पास में ही तो हैं। तो ये अभ्यास वहां पर देखने को मिलेगा। इस अभ्यास में फिनलैंड है, एस्तोनिया है, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, लातविया, लिथुएनिया, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्वीडन, यूके, ये सब कंट्रीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं।
उसके अलावा बाल्टिक सी के अंदर भी दोस्तों इस अभ्यास को कंडक्ट किया जा रहा है। अब बाल्टिक सी में ज़बरदस्ती यहाँ पर नाटो जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है बाल्टिक सी और रशिया का आपस में गहरा कनेक्शन है। कैसे? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, रशिया जो सारा का सारा तेल एक्सपोर्ट करता है, जो तेल बेचता है, वो ज़्यादातर 50% से ज़्यादा तेल इसी रशियन बाल्टिक सी के थ्रू गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी एरिया के अंदर में इस अभ्यास को कंडक्ट करवाना है ना, इन रशिया के आसपास के देशों में अभ्यास को करना, ये कहीं ना कहीं और चैलेंज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये दिखा रहा है कि रशिया नेटो से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पर और भी क्रिएट हो रही है। रशिया पहले ही बोल चुका है रशिया के आसपास की कंट्रीज़ को कि भाई आप लोग भी सतर्क रहो, जैसे यहाँ पर यूक्रेन के साथ हुआ है, बाकी उनके साथ में ना हो जाए। ठीक है, जैसे फिनलैंड वगैरह की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन कंट्रीज़ को भी कहीं ना कहीं ये देश भी चाहते हैं कि फटाफट नाटो को ज्वाइन कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि नाटो को ज्वाइन कर लेंगे तो भाई इनको सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे यूक्रेन को सपोर्ट मिला। वरना इतना सपोर्ट ना मिलता तो आज यूक्रेन ढह गया होता पूरा। समझ गए? पूरा वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पर यूक्रेन के साथ में पूरा यूरोप खड़ा हुआ है। क्लियर? तो ये यहाँ पर इस अभ्यास हो गया, इस अभ्यास का इंपॉर्टेंस हो गया, हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा आप देख पाओगे हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया है ना, इस आर्टिकल में जो ये सारा का सारा डेटा है इसको मैं नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ पीडीएफ्स के अंदर में। ठीक है, और जो ये पीडीएफ होती है, जैसे ये वाली पीडीएफ है बहुत हैवी होती है संभाल पानी, तो उसके लिए बिल्कुल रेडीमेड जो नोट्स दोस्तों वो आपको प्रिपेयर करके दिए जाते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, यानी कि आप उन पीडीएफ का प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। ठीक है, वो सारे फायदे हो जाते हैं। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस ग्रुप में आपका सारा करंट अफेयर का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। पीडीएफ स्टोरेज की दिक्कत नहीं पड़ती, भाई क्या स्टोर करें क्या ना करें, स्टोरेज के बाद भी कन्फ्यूजन है, तो वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस ग्रुप में सारा कॉन्टेंट डेट वाइज पड़ा है। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, आपके पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आगे भी बरकरार मिलते रहेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। नाउ हमेशा की तरह दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि भाई जो हमारा वीडियो पे लाइक का टारगेट है, मैं हमेशा 5000 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, तो प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं और ये जो पूरा टारगेट है इसको अचीव करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के आर्टिकल के ऊपर में। ये चाइना की पांडा डिप्लोमेसी क्या है। चाइना की कई सारी डिप्लोमेसी के बारे में आपने सुना होगा, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में सुना होगा, जहाँ पे उधार दे देकर उस देश को अपने चंगुल में फंसा लेता है। वैसे यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना की पांडा डिप्लोमेसी, यहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज के साथ में दोस्ती को मजबूत करने के लिए दोस्तों चाइना इस वाली डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है। अब क्या है ये डिप्लोमेसी, कैसे काम करती है और अभी तक किन देशों को यहाँ पर अपनी साइड वो कर चुका है, ये आप देख पाओगे। ठीक है, आओ मैं आपको समझाता हूँ। ये आप देख पाओगे इस तरीके से कई सारे देशों के साथ में अग्रीमेंट वगैरह जो है ये इन्होंने कर रखा है। पहले ये जानो कि ये डिप्लोमेसी अचानक से न्यूज़ में क्यों आ गई। क्योंकि दोस्तों पिछले साल नवंबर की बात है, हमने आर्टिकल डिस्कस भी किए थे। नवंबर 2023 में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो पहुंचते हैं यूएसए, और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ में काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए। मतलब पिछले साल में लगभग पूरे साल में लगभग पहली बार वहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग के दौरान यहाँ पर शी जिनपिंग ने एक हिंट दे दिया यूएसए को कि यूएसए जल्द ही क्या कर सकता है, पांडास को जो है अमेरिका में दोबारा भेज सकता है। इससे पहले भी ऑलरेडी दोस्तों चाइना जो है अमेरिका में पांडास भेज चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चाइना है, चाइना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने ऑलरेडी कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है सैन डिएगो के साथ में और मैड्रिड के साथ। मैड्रिड जो स्पेन में है, तो सैन डिएगो और मैड्रिड दोनों के साथ में ये सेम एग्रीमेंट कर लिया है। इन दोनों देशों के साथ में भी बात हो रही है कि भाई इनको भी हम क्या करेंगे, पांडा भेजेंगे। चाइना के अंदर जो ये पांडा पाया जाता है दोस्तों, ये वाला पांडा भेजने की बात की जा रही है। ठीक है,
ये बात क्लियर हो गई। बाकी वाशिंगटन डीसी, वीना, ऑस्ट्रिया, ये कुछ और कंट्रीज है जिनसे और डिस्कशन चल रहे हैं कि हाँ यहाँ पर पांडा भेजा जाएगा। और जैसे ही जो ये परमिट्स हैं ये अप्रूव हो जाएंगे, पांडा तुरंत ही दोस्तों ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे, अब की बार समर के समय पर सैन डिएगो जू के अंदर पहुंच जाएंगे, ये चाइना ने यहाँ पर बताया। अब चाइना ये पांडा क्यों भेजता है कंट्रीज में, अलग अलग देशों में, ज़रा ये जान लेते हैं। ठीक है, पांडास की बात हो रही है तो यही पांडास हैं स्पेशली। ये एक पांडा केवल और केवल चाइना में ही पाया जाता है, एंडेमिक एनिमल है। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पर ये कौन से पांडा है, जायंट पांडा है दोस्तों, ध्यान रखना, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो जायंट पांडा है केवल और केवल सेंट्रल चाइना में पाया जाता है, स्पेशली जो यांगसे रिवर बेसिन है उसके आसपास वाले रीजन में पांडास देखने को मिलते हैं। चाइना की सरकार क्या करती है कि भाई इन पांडा को एज अ गिफ्ट या फिर लोन के फॉर्म में अलग अलग देशों को प्रोवाइड करवाती है, अलग अलग देशों को देती है। कई बार गिफ्ट के फॉर्म में पांडा भेजे जाते हैं। भाई चाइना क्यों भेजता है ये, ताकि उस देश के साथ में दोस्ती को और ज़्यादा बनाया जा सके, या दोस्ती नहीं है तो दोस्ती बनाई जा सके, उसको और मजबूत कर सकें। ये एक स्पेशल मेन कह सकते हो कि मोटिव होता है चाइना के इस डिप्लोमेसी के पीछे का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप या सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर चाइना ये पांडा अलग अलग देशों में भेजता है। सवाल यह है कि चाइना की जो ये पांडा डिप्लोमेसी है ये एकदम से इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। दोस्तों ये डिप्लोमेसी ऐसा नहीं है कि कोई नई है, बहुत पुरानी डिप्लोमेसी आपको देखने को मिलेगी। लगभग कह सकते हो 20th सेंचुरी के आसपास भी कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय पर जो तांग डायनेस्टी थी जिन्होंने 7th से लेकर 10th सेंचुरी तक रूल किया है ना, उस समय पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो बियर्स हुआ करते थे, जो भालू हुआ करते थे, उनको यहाँ पर दिया जाता था एज अ गिफ्ट। वहीं से ये डिप्लोमेसी यहाँ पर ली गई है। अब इसी आर्टिकल में राइटर ने यह भी मेंशन किया हुआ है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास में ऑलरेडी हैं जिसमें दिखाया गया है कि चाइना कितने सारे देशों को ये पांडा डोनेट कर चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये कंट्रीज वो हैं जहाँ पर ऑलरेडी चाइना ये पांडास को डोनेट कर चुका है। बट जो 1972 वाला ईयर है दोस्तों, ये माना जाता है कि भाई इस पांडा डिप्लोमेसी की शुरुआत वाला साल था ये। उस समय पर माओ जेडोंग के रूल के समय पर दोस्तों जायंट पांडास जो है स्पेशली अमेरिका के अंदर में दिए गए, अमेरिका में यहाँ पर भेजे गए थे। फिर जो स्मिथसोनियन नेशनल जू है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर 2 जायंट पांडास भेजे गए थे। 2 जायंट पांडा, एक का नाम था लिंग लिंग फीमेल था और एक का नाम सिंग सिंग जो कि यहाँ पर मेल था। ये 16 अप्रैल 1972 में अमेरिका को दिए गए। ये चाइना की साइड से काम किया गया था। लेकिन अभी आपने सुना होगा, हमने तो मतलब कई सारे लोग ना पहली बार सुन रहे होंगे इस पांडा डिप्लोमेसी के बारे में। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बट बहुत समय बाद मैं भी मतलब इसके बारे में जान रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत पहले ही पढ़ा था इसके बारे में, मुझे भी याद नहीं कब पढ़ा था, लेकिन बीच में पढ़ा हुआ है। तो कई सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों चाइना ने इस डिप्लोमेसी को बीच में रोक दिया था। ठीक है, अपनी ये पांडा को गिफ्ट करने का जो ये पूरा तरीका था, इन्होंने 1980s के समय पर रोक दिया। और रोकने के बाद इन्होंने बोला कि चलो अब हम गिफ्ट नहीं करेंगे, अब हम ये लोन में देंगे। अगर कोई देश पांडा को लेना चाहता है, ये वाला जायंट पांडा जो केवल चाइना में पाया जाता है, तो हम देंगे, लेकिन उसके बदले में उस देश को 1 साल का $1 मिलियन, रुपया नहीं, $1 मिलियन यहाँ पर देना होगा। ठीक है, ये फी यहाँ पर चाइना को देनी होगी, तब चाइना ये पांडा देगा। फिर दूसरी कंडीशन चाइना ने ये भी रखी कि भाई आप ये फी तो दोगे हमें, उसके साथ साथ जो भी यहाँ पर उस पांडा के लिए रिक्वायरमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी केयर वगैरह है, उसका भी ध्यान रखोगे, उसका एक अग्रीमेंट किया जाएगा। ठीक है, ताकि इन पांडा को प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ में रखा जा सके। ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। अब बात यहाँ पर आती है इस डिप्लोमेसी के और डिटेल के बारे में कि इससे चाइना को फ़ायदा क्या हुआ। एट द लास्ट ये भी तो जानना है कि भाई चाइना ने यहाँ पर गिफ्ट कर दिया, लोन में दे दिया, फ़ायदा क्या हुआ, ये भी तो जानना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जाता है कि साल 2013 में अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसके अंदर चाइना के पांडा डिप्लोमेसी को एनालाइज किया और ये देखा कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ये पता चला कि जो चाइना ने जिस जिस देशों के साथ में दोस्तों डील किया है पांडा को लेकर, उन देशों के साथ में कुछ और सेक्टर्स के अंदर भी डीलिंग चली है। तो चाइना के डिप्टी मिनिस्टर की अगर आप देखोगे, कुछ और स्टेटमेंट देखोगे, तो जहां जहां पर पांडा का ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वहां पर पेट्रोकेमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, सालमन मीट, उसके बाद लैंड रोवर, इन सब चीज़ों को लेकर भी दोस्तों अग्रीमेंट्स करे गए।
फिर इस स्टडी ने यहाँ पर यह भी मेंशन किया कि जो ये पांडा की डील है, अगर आप देखोगे कनाडा के साथ में पांडा डील की चाइना ने, फ्रांस के साथ में की, ऑस्ट्रेलिया के साथ में की। तो जब जब पांडा की ये डील की, पांडा उन देशों को दिए, तो साथ साथ में उन देशों के साथ में कुछ ना कुछ और भी एक्स्ट्रा डील हुई है। जैसे अगर इन देशों के साथ में डील की तो यूरेनियम की डील भी इन देशों के साथ में हुई। ठीक है, तो चाइना यहाँ पर एज अ फ्रेंडशिप के तौर पर ये चीज़ें दिखा तो रहा है, लेकिन उसके बदले में उन कंट्रीज से डेफिनेटली बहुत सारा जो फायदा है वो अपने लिए लेकर चलने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, जो कंट्रीज हैं वो एक्सेप्ट कर भी रही हैं, उन्होंने पहले भी किया हुआ है। रीज़न यहाँ पर यह है कि इन पांडा से एक सपोर्ट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक छोटी सी कटिंग मैंने लगा दी है, क्योंकि दोनों ही अखबारों में इस डिप्लोमेसी की चर्चाएं हो रही हैं। तो बोला गया कि अमेरिका के अंदर जब पहली बार इस प्रकार के पांडे को पहुंचाया गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, जू में रखा गया, और जब पांडा पहुंचा तो कई सारे जो विजिटर्स थे, कई सारे लोग थे, वो यहाँ पर इच्छुक थे इस वाले पांडा को देखने की, जो केवल चाइना में पाया जाता है। वो यहाँ पर पांडा देखने के लिए गए, तो इससे क्या हुआ, जो टूरिज्म वगैरह दोस्तों वो यहाँ पर बढ़ने लगा। कई हज़ार जो विजिटर्स है वो दोस्तों इस तरीके से पांडा को देखने जाने लगे। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो बेनिफिट है वो हमको देखने को मिल जाता है। बाकी ये आप देख पाओगे, ये मैप है कि भाई ये देश हैं जिनको ऑलरेडी जो चाइना है ये पांडा चिपका चुका है। चिपका मतलब दे चुका है। ठीक है, कनाडा में 3 है, यूएसए में 8 दे चुका है, यूके में 2 दे चुका है, बेल्जियम में 2 दे चुका है, फिर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ में दोस्तों ये पांडा दिया जा चुका है चाइना के माध्यम से। लेकिन कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर लीज पर भी दे रखा है, यानी उसी रेंट पर जो मैंने आपको बताया था। तो टोटल 39 पांडाज यहाँ पे अलग अलग जगह पर दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब जब पांडा दिया गया तो एक साइड से ये भी देखने को मिला कि इन देशों के साथ में एक कुछ ना कुछ और भी अग्रीमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आपको यहीं पर ना कुछ और चीज़ें बता देता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगी। ज़रा ये जान लो कि जो ये पांडा है, जायंट पांडा स्पेशली, है ना, तो इसका IUCN स्टेटस वगैरह क्या है, क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आप कुछ फैक्ट्स देखोगे दोस्तों, तो जो चाइना का ये पांडा है ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर में है। ठीक है, कहाँ पर है, वल्नरेबल कैटेगरी में। और कहीं ना कहीं इसी वजह से चाइना के इस पांडा डिप्लोमेसी की क्रिटिसिज्म भी होती है, आलोचनाएं भी होती हैं। तो आपसे अगर आलोचना पूछा जाए तो वो भी लिख सकते हो कि ऑलरेडी जब ये जानवर जो है खतरे में है, तो इसको प्रोटेक्शन देने की बजाय इसका जो व्यापार है वो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। वैसे आज के समय पर अगर आप देखोगे तो 1800 के आसपास जो पांडाज हैं, ये वाले जाइंट पांडाज, वो प्रेजेंट हैं हमारे दुनिया भर में, स्पेशली यहाँ पर चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो। ठीक है, IUCN स्टेटस में आपको बता ही चुका हूँ, वल्नरेबल कैटेगरी में यहाँ पर इसको रखा हुआ है। बाकी अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो ये पांडा है वो क्या खाने का काम करते हैं, बाँस ही खाते हैं, है ना। तो बैम्बू शूट्स जो गए, लीव्स हो गए, उनसे ही इनकी मेन 99% जो डाइट है वो चलती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो संत रविदास जी के बारे में है। ये हमने एक अलग सोर्स से लिया है। अब ये पर्सनैलिटी चर्चाओं में है तो इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कई बार एग्जामिनेशन में बनते हैं दोस्तों। तो हुआ क्या, न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी एक स्टैचू जो है संत रविदास जी का, वो अभी उसका इनागुरेशन किया, उसका उद्घाटन किया है। तो जो स्टैचू का उद्घाटन हुआ है कहाँ पर हुआ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के अंदर में। अब ये कब किया गया, जब यहाँ पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही थी, लगभग 647th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। तो इसी वजह से जो ये संत रविदास जी हैं, इनके लाइफ के बारे में, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं तो जो संत रविदास जी थे, इनका जन्म हुआ था एक गरीब परिवार में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी के पास में जो एक जगह थी, स्पेशली वहाँ पर गोवर्धनपुर में ही यहाँ पर इनका जन्म होता है। और इनका जो बर्थ प्लेस था वो आज के समय पर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके गुरु हुआ करते थे, ये उनके गुरु का फोटो है। तो ये तो हो गया यहाँ पर संत रविदास, इनके गुरु का जो फोटो है वो ये है। ठीक है, तो ये है जगत गुरु रामानंद, इनके शिष्य हुआ करते थे हमारे संत रविदास जी। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो दोस्तों स्पिरिचुअल टीचिंग्स में काफ़ी बड़ा एक योगदान संत रविदास जी का देखने को मिलेगा। स्पेशली भक्ति मूवमेंट में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहाँ पर एक स्पेशल फोकस दिया गया कि जो पर्सनल डिवोशन होता है भगवान के प्रति, वही यहाँ पर क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस किया, मीराबाई को यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, जो कि यहाँ पर संत रविदास जी को एज अ स्पिरिचुअल मेंटर के तौर पर देखा करती थी। फिर बात आई कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों।
सिखिज्म में एक होली स्क्रिप्चर, बहुत ही पवित्र स्क्रिप्चर, गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे जो पोएम्स हैं उनमें 41 जो पोएम्स है दोस्तों, वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने ही, इनकी जो पोएम्स है उनको रखा गया उन गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है, उन्हीं पोएम्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है उसमें। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो सिख फिलॉसफी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन्होंने और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर स्पेशल फोकस किया है। जैसे यहाँ पर अगर हम डिटेल से बात करें तो इनके जो शिष्य हुआ करते थे उन शिष्यों को रवि दासियास के नाम से यहाँ पर बोला जाता था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो पर्सनालिटी थे सोसाइटी के अंदर में कई सारे सुधार के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जाति को लेकर भेदभाव हुआ करता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उसके खिलाफ में खड़े थे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ में खड़े थे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में इक्वालिटी और जस्टिस को शुरू से ही यहाँ पर प्रमोट किया, जेंडर इक्वालिटी की हमेशा से ही बात की, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात की, ठीक है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन हर एक सेक्शन में हो उसकी यहाँ पर बात की। प्लस कास्ट सिस्टम को हटाने के लिए, उसको अबॉलिश करने के लिए यहाँ पर ये सोसाइटी के अंदर में खड़े रहे। फिर बाद में एट द लास्ट अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो संत रविदास जी की जो टीचिंग है, जो भी यहाँ पर इन्होंने शिक्षा दी है, उसमें हमेशा से लोगों को गाइड किया है इक्वालिटी, कंपैशन, डिवोशन के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, है ना, ह्यूमैनिटी के बारे में, यूनिटी के बारे में, स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में, इन सब चीज़ों के ऊपर एक स्पेशल यहाँ पर जोर दिया है इन्होंने शुरू से ही, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ डिटेल्स हो गई जिसको आपने ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिया था दोस्तों कि आज के हमारे एडिटोरियल के सेक्शन में कई सारे आर्टिकल्स हैं और सबसे पहले हम लोग इस वाले एडिटोरियल को कवर करेंगे, बर्डन ऑफ पावर ऑन इंडियाज एस्ट्रोनॉट्स और प्लस इंडियाज स्पेस पॉलिसी। तो क्या है ये पर्टिकुलर मैटर, इसके बारे में शुरू करते हैं जानना। ये आज के ही न्यूज़पेपर में हमारा एक एडिटोरियल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं उनका एक स्पेशल फोकस क्या है, गगनयान मिशन के ऊपर। तो दोस्तों गगनयान मिशन जल्द ही लॉन्च किया जाने वाला है। गगनयान मिशन भारत का पहला, कह सकते हो कि एक मैन्ड स्पेस मिशन होगा जहां पर हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेंगे और अंतरिक्ष में वो थोड़े समय के बाद रुकने के बाद में वापस से नीचे उतर कर आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे गगनयान मिशन के लिए 2018 में दोस्तों बजट सेट किया गया था 10,000 करोड़ रुपया का। अगर ये काम सक्सेसफुली होता है, जो कि होगा, तो इससे यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत बड़े अचीवमेंट सेट हो जाएंगे। ऑलरेडी इंडिया बड़े बड़े अचीवमेंट सेट कर चुका है। 2023 में चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बन चुका है। नाउ अब दोस्तों यहाँ पर गगनयान मिशन के साथ में हम इसी लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। फिर उसके अलावा अब की बार स्पेस में और भी कई सारे सेक्शंस पूरे किए जाने वाले हैं। तो गगनयान मिशन कैसे काम करेगा, ज़रा इस बात को समझना दोस्तों। ये जो 3-4 लोग हम स्पेस में भेजेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे, ये किस तरीके से जाएंगे। पहली बात, हम एक रॉकेट यूज़ करेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है, रॉकेट से अंतरिक्ष में जाया जाएगा, लेकिन रॉकेट में ये लोग बैठेंगे कहाँ पर। तो इसके लिए दोस्तों रॉकेट में जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, यहीं पर इसके अंदर एक कमरे जैसा डब्बा बनाया हुआ है जिसको बोला गया है क्रू मॉड्यूल, और क्रू मॉड्यूल को नीचे सर्विस मॉड्यूल के साथ में जोड़ा हुआ है। एक कमरे जैसा यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। तो इसी के अंदर यहाँ पर ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठ जाएंगे। पीछे इसको बाद में पावर देने के लिए एक सर्विस मॉड्यूल लगाया गया है। दोनों को मिला देते हैं तो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल कहलाता है। दोनों को फिट करने के बाद में कहाँ पर रखा जाएगा, रॉकेट के अंदर में, ऊपर की साइड में। फिर उसके बाद में जो ये रॉकेट है दोस्तों, इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पर ये रोबोट है, रोबोट भेजने की बात की गई है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था व्योमित्रा। फिर उसके बाद पहले रोबोट की टेस्टिंग है, देन उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, हम इंसानों को भेजेंगे अंतरिक्ष में, क्योंकि पहले ऑब्वियस सी बात है टेस्टिंग की ज़रूरत है। तो कई सारे टेस्ट होंगे पहले, उसके बाद ही जाकर गगनयान जो मिशन है उसको पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा। अब ये वाला सेक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब दोस्तों ये काम कैसे करेगा ये जान लो ज़रा। पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, ये फ़ोटो आप लोग देख लो ज़रा, तो इसके माध्यम से आपको और अच्छी तरीके से जो एक क्लैरिटी है वो आ जाएगी। तो ये आपको दिख रहा होगा, क्या होगा, हम अपने श्रीहरिकोटा से इस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट में बैठाकर रॉकेट को लॉन्च कर देंगे। अब 16 मिनट के अंदर अंदर ये रॉकेट कहाँ पर पहुँच जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट पर। लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुँचने के बाद इस रॉकेट में से जो ये ऑर्बिटल मॉड्यूल है, जिसमें सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल जुड़ा हुआ है, ये अलग हो जाएगा। ये अलग होने के बाद में 5 से 7 दिन तक इस तरीके से स्पेस के अंदर में ये घूमता रहेगा, ठीक है। इसको पावर क्या देगा, जो इसके नीचे सर्विस मॉड्यूल लगा था ना, वही यहाँ पर इसको पावर देता रहेगा। तो इस स्पेस में 5 से 7 दिन तक रहेगा। रहने के बाद में फिर ये जब नीचे उतरना शुरू होगा
तो दोस्तों जब ये नीचे उतरेगा तो पहले ही ये दोनों आपस में से अलग अलग हो जाएंगे, इनका सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन हो जाएगा क्योंकि अब इस सर्विस मॉड्यूल की हमें ज़रूरत नहीं है, जितनी पावर की रिक्वायरमेंट थी वो पावर मिल गई, अब सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएगा। अब अलग होने के बाद में क्या होगा, जो क्रू मॉड्यूल है जिसमें ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं, चारों एस्ट्रोनॉट बैठे हैं, वो फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब जब ये नीचे गिरना शुरू होगा दोस्तों, तो इस तरीके से ये गिरेगा तेज़ी से। बस करना क्या होगा, इसकी स्पीड को, इसकी गति को हमें कंट्रोल करना होगा। तो इसकी गति को कंट्रोल किया जाएगा पैराशूट से। तो इसमें पैराशूट लगे होंगे, पैराशूट एकदम से खुल जाएंगे, फिर ये धीरे धीरे उतरेगा और धीरे धीरे यहाँ पर अरेबियन सी में यहाँ पर उतर जाएगा, जहाँ से फिर ये लोगों को उतार लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो पहली बार ऐसा होगा कि हम यहाँ पर अंतरिक्ष में अपने ही माध्यम से, अपने मिशंस के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे होंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने कल ही कुछ स्टेटमेंट्स और भी दिए हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, आर्टिकल में ही आपको दिखा देता हूँ कि ये तो गगनयान मिशन होगा, ये हमारे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि गगनयान मिशन अगर कंडक्ट हो जाता है, पूरी तरह से इंप्लीमेंट होता है, तो भारत चौथा देश बनेगा इस प्रकार के मिशन को कंडक्ट करने वाला। इससे पहले ये काम यूएस, रशिया, चाइना ऑलरेडी कर चुके हैं, इंडिया चौथा देश बन जाएगा। बाकी कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपए आने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद 2040 तक हमारा एक और बहुत बड़ा टारगेट है। 2040 में हम पहली बार एक भारतीय व्यक्ति को मून पर उतारेंगे। तो पहली बार इंडिया के किसी पर्सन को मून पर उतारा जाएगा 2040 तक। ये काम भी करना है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को अगेन फिर एक बहुत बड़े टारगेट पर सेट कर दिया जाएगा। तो बड़े बड़े टारगेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अभी तो 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष का जो स्पेस स्टेशन है वो बनाएगा, जिसको हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जानेंगे। तो 2035 तक वो स्टेशन बनेगा, जिससे अगेन यहाँ पर इंडिया को इंपॉर्टेंस मिलेगा। फिर उस स्टेशन के बाद में 2040 तक हम एक इंडियन को यहाँ पे मून पर उतारेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। ठीक है, ये काम चाइना जो है काफ़ी कर चुका है। फॉर एग्जांपल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे तो चाइना का तियांगोंग स्पेस स्टेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ना। तो इसी की तरह हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। बाकी मून मिशन में इंडिया काफ़ी कुछ करेगा, उससे पहले यहाँ पर हो सकता है चाइना भी करके दिखाए ये काम। ठीक है, उसके अलावा मार्स मिशन है अभी हमारा, और मार्स मिशन के बाद वीनस मिशन होने वाला है। ठीक है, शुक्रयान मिशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो वीनस पर भी हम मिशंस भेजेंगे कुछ स्टडीज़ को कंडक्ट करने के लिए। तो ये कुछ हाईलाइट्स यहाँ पर दी गई हैं। इस एडिटोरियल में कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, इन्हीं बस बेसिक हाईलाइट्स को ध्यान में रखना है और अदरवाइज कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नाउ अब आते हैं एक अपने अगले एडिटोरियल पर। जो सेकंड एडिटोरियल है, यहाँ पर अमर पटनायक साहब ने लिखा है। इसमें मेंशन किया है, स्टॉप द डिथरिंग एंड एंकरेज ग्रीन इलेक्शंस इन इंडिया। जैसे मैंने बोला, आपने इलेक्शंस वगैरह सुने होंगे। ये ग्रीन इलेक्शन क्या है? क्या ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है क्या? हाँ जी, एनवायरमेंट से ही रिलेटेड है दोस्तों, लेकिन किस एस्पेक्ट में मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। अभी जब इलेक्शंस होते हैं तो साथ ही साथ में एनवायरमेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट भी पड़ता है। इलेक्शन होगा, लोग अपनी गाड़ियाँ मोटर चलाएंगे, प्राइवेट व्हीकल्स की वजह से पोल्यूशन भी होगा, कार्बन एमिशंस होंगे, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें दोस्तों जिससे कि यहाँ पे पोल्यूशन होता है। आगे राइटर ने डिस्कस किया हुआ है। तो इनका एक सुधार है ग्रीन इलेक्शंस। अब वो सुधार कैसे कर सकते हैं, राइटर ने अपने सोल्यूशन भी दिए हैं। तो एक एक करके हर एक बात को जानेंगे, बस खाली यहाँ पर आप हर एक चीज़ को सुनते हुए चलना अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों राइटर बोलते हैं जो हमारे क्लाइमेट क्राइसिस चल रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर आपको पता है टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ता चले जा रहा है, गर्मियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, यही क्लाइमेट क्राइसिस है। तो क्लाइमेट क्राइसिस के बीच में ही अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की बात करते हैं। लेकिन हमने क्या देखा, अगस्त 2023 यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं, जो हमारे असेंबली इलेक्शंस हुए थे 5 राज्यों के अंदर में, उन असेंबली इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी आवाज़ उठा दी थी कि भैया जो इलेक्शन होंगे उसमें आप एनवायरमेंट के ऊपर ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इस तरीके से चलना है। ठीक है, और ये कैसे करेंगे भाई, इलेक्शन में कई सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना होगा। ये बेसिकली यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। तो कौन से मटेरियल को यूज़ करने की बात की जा रही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो कि हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है, तो जो पार्टीज़ हैं और पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं उनको जोर दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कि भैया प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना, पॉलीथीन्स का इस्तेमाल ना करना। ठीक है, अब इलेक्शन के समय पर आपको पता है अलग अलग तरीके से कैंपेन हो रहे हैं, प्रमोशंस किए जा रहे हैं, पॉलीथीन यहाँ पर यूज़ की जा रही है, प्लास्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो उसका यूज़ नहीं होना चाहिए, ये ECI ने मेंशन किया।
क्योंकि इनका यूज़ होगा तो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन में दोस्तों जो पैसा खर्च होता है ना, पानी की तरह बहाया जाता है। इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, पोल्यूशन होगा। तो उसी को लेकर राइटर ने बोला कि जो हर एक इलेक्शन है यहाँ पर हमें फोकस करना होगा, जो कार्बन जो एमिशंस है वो कंट्रोल हो सके। यहाँ पे ज़रूरत है हमें इको फ्रेंडली इलेक्शंस करवाने की, जो कि हमारे एनवायरमेंट हेल्थ को ध्यान में रखेंगे, एनवायरमेंट हेल्थ को आगे प्रमोट करेंगे। तो कहोगे कुछ नया से सुन रहे हैं, क्या ऐसा कोई कर भी रहा है या केवल यहाँ पर सजेशन ही है? तो दोस्तों श्रीलंका और एस्टोनिया ये दोनों ही देश ऑलरेडी एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्शंस कंडक्ट करवा चुके हैं। अब इंडिया की जब बात आती है तो इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूरे दुनिया की। ये अभी इलेक्शन की तैयारी हो रही है, 2024 में बड़े इलेक्शंस आने वाले हैं। तो एनवायरमेंट को हमें अपनी प्रायोरिटी के ऊपर रखना होगा, ये राइटर बोलता है। ठीक है, तभी जाकर हम ग्रीन इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू कर पाएंगे और दुनिया के लिए भारत एक बड़ा एग्जाम्पल सेट कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस मैटर करते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। नाउ अब बात आती है व्हाई इज देयर आर नीड फॉर पैराडाइम शिफ्ट। हमें यहाँ पर इतना बड़ा जो ये चेंज है वो करने की क्यों ज़रूरत है? ग्रीन इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या इतना पोल्यूशन हो रहा है नॉर्मल इलेक्शन से? तो राइटर ने बोला हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे 2016 में जो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, अभी 2024 में भाई यूएस के इलेक्शन भी है नवंबर में, तो 2016 में जो इलेक्शंस हुए थे उसको अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर एक कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा था उसने इतना पोल्यूशन किया था जितने 500 अमेरिकन मिलकर एक साल में करते हैं। तो दोस्तों ऐसा खतरनाक कैंपेन्स वहाँ पे चले थे। तो आप इमेजिन करो कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता होगा। जो पुराने मेथड्स हैं इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर पेपर बेस्ड मटेरियल्स, एनर्जी इंटेंसिव रैलीज, बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं, प्लास्टिक्स का यूज़ होता है, डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इलेक्शंस के समय पर यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन सब बाद में कहाँ पर जाएगा, इसी एनवायरमेंट में जाकर रुक जाएगा और वो कई साल तक ख़त्म नहीं होगा। और वही प्लास्टिक क्या करेगा, एनवायरमेंट में टॉक्सिक गैसेस को रिलीज करता हुआ चलेगा। तो जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं, बट इसी कॉन्सेप्ट को हमें चेंज करना होगा। इन्हीं इलेक्शंस को हमें इको फ्रेंडली या ग्रीन इलेक्शंस के कैटेगरी में लेकर आना होगा, जहां पे जो कैंपेन के मटेरियल्स जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, यहाँ पर एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचाएं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। बाकी यहाँ पर और राइटर ने क्या मेंशन किया है कि जो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्शंस है इसको लागू करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक है डिजिटल वोटिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। जो वोटिंग है वो डिजिटल वे में हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। स्पेशली जो गाँव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें चेक करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमने पेपर कम यूज़ हो, इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मशीन्स लगा दी, कहीं मशीन्स हैक हो गई या फ्रॉड हो गया तो उसको चेक भी करना होगा। हमें इंश्योर करना होगा कि जो हर एक वोटर है उसके पास में प्रॉपर ये टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, अवेयरनेस फैलानी होगी, इसके बारे में समझाना होगा। तभी जाकर हम ये इको फ्रेंडली मटेरियल या ग्रीन इलेक्शंस को प्रमोट कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पर केरला, श्रीलंका और एस्टोनिया ने दुनिया के लिए कुछ एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं। स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे तो इको फ्रेंडली जो सक्सेसफुल इलेक्शंस हैं ये कहीं जगह पर हुए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 2019 के अंदर जो जनरल इलेक्शन थे वहाँ पर केरला स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर में जोर दिया था कि वो प्लास्टिक्स का इस्तेमाल ना करें। तो ये एग्जाम्पल हमारे लिए भी सेट हो सकता है। केरला की हाई कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर बैन लगाया दिया किस चीज़ के ऊपर, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स थे। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर में फिर क्या होता है। अच्छा, मैंने आगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता दिया था क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो एक डिफरेंस ध्यान रखना, जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं। सिंपल सी बात है यार, देखो जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं इनका जो असर होता है एनवायरमेंट पर वो कम होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा पोल्यूशन या ज़्यादा वेस्ट कलेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, इनको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं पूरी तरह से ख़त्म होने में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ये ज़्यादा खतरनाक है बायोडिग्रेडेबल से। तो केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर बैन लगा दिया नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स के ऊपर में और भी कई सारे आइटम्स के ऊपर में। ठीक है, कि भाई ये चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे, उसके अलावा आप उसके जगह कुछ और मटेरियल यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे लिए ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट होता है कि यहाँ ग्रीन इलेक्शन क्या होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला गया
कि दूसरे कंट्रीज़ को अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल 2019 में श्रीलंका ने भी दुनिया का पहला कार्बन सेंसिटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया, जहां पर इन्होंने यहाँ पर जो व्हीकल्स के थ्रू कार्बन एमिशंस होता है उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर बात की। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में इसी तरीके से एस्टोनिया ने भी यहाँ पर एक नींव जो है वो सभी के लिए रख दी, डिजिटल वोटिंग करके, ऑनलाइन वोटिंग्स करवा कर। तो ये मेथड जो है वोटर पार्टिसिपेशन तो बढ़ाया कि भाई ऑनलाइन वोटिंग हो रही है तो वोटर की संख्या बढ़ी, वोट देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हो दंगा वंगा या फिर नॉइस जो है ना, शोर शराबा जो होना था, वो सब यहाँ पर कंट्रोल हो गया, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पर इस तरीके से डिजिटल वोटिंग करवा दी गई थी। तो ये भी यहाँ पर एक इको फ्रेंडली इलेक्शन है। तो यही कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है, वो यहाँ पे राइटर ने बोला है। अब राइटर ये बोलते हैं जो ये ग्रीन ट्रांजिशन हुआ है, यहाँ पर सभी लोगों को आना होगा साथ में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सरकार, वोटर्स, मीडिया, सिविल सोसाइटी, सबको साथ में रहना होगा। और ये जो इंटीग्रेशन है उसी के बाद में दोस्तों हम ये ग्रीन इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको सबसे आगे रहना पड़ेगा। जो ये जर्नी है इसकी शुरुआत यहाँ पर करनी होगी। और उसके लिए राइटर ने यह भी बोला है कि देखो, आपको पता है ना, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से पहले जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैं, कुछ नियम कानून यहाँ पर लागू हो जाते हैं। तो अब की बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही क्या करो, इस तरीके से ग्रीन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें रख दो और इनको भी यहाँ पर गाइडलाइन सेट करके दे दो कि भैया आपके यहाँ पर भी कोई इंटेंसिव पब्लिक रैली नहीं होगी, है ना। उसकी जगह आप डोर टू डोर, घर घर जाके कैंपेन कर लो, कहीं पर शोर शराबा मत करो, नॉइस पोल्यूशन मत करो। ठीक है, जो प्राइवेट व्हीकल्स लोग इलेक्शन वाले समय पर, वोटिंग वाले समय पर यूज़ करते हैं, उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। उसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करो, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लास्टिक की जगह आप कोई दूसरा मटेरियल यूज़ कर सकते हो। नेचुरल फैब्रिक्स, रिसाइकिल्ड पेपर यूज़ कर सकते हो जिसको रिसाइकिल किया जा सके। कंपोस्टेबल प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो जो एनवायरनमेंट में ख़त्म हो जाए जल्द ही, कोई ज़्यादा हार्मफुल ना हो हमारे लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर अपनानी होंगी, जिससे जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर के साथ साथ यहाँ पर ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी, भाई आपने सुना होगा ग्रीन इलेक्शन, वो क्या है, तो आप बता पाओगे आप। ठीक है, आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट उसको भी सुन लो। यार एक्चुअली में पता है क्वेश्चन वाली स्लाइड लेकर आया था, बट पता नहीं कहाँ गायब हो गया क्वेश्चन, मुझे ये नहीं पता, स्लाइड गायब हो गई। ठीक है, अब पता नहीं यार क्या हो गया। कहोगे सर बहाने मत बनाओ, बहाने नहीं बना रहा यार, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन मुझे याद है कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या बनाया हुआ था। तो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको यहीं पर बोल देता हूँ मुँह से, तो उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर लेना। एक बार पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर उसका मतलब समझ के आप अटैम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन था कि हाउ कैन एम्ब्रेसिंग इको कॉन्शियस इलेक्ट्रल प्रैक्टिसेस, या कह सकते हो कि हाउ कैन एम्ब्रेसिंग ग्रीन इलेक्शंस कैन हेल्प इंडिया। अगर हम ग्रीन इलेक्शंस को बढ़ावा देते हैं तो भारत की कैसे मदद करेगा, और कैसे ये बाकी सारे दुनिया भर की कंट्रीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेगा। तो ये 250 शब्दों में दोस्तों आपने आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया है। और ये आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट एडिटोरियल। तो यहाँ पर जो अगला एडिटोरियल है वो प्रियांजलि मलिक ने लिखा हुआ है। करंट ग्लोबल ऑर्डर के बारे में ये डिस्कशन कर रही हैं, स्पेशली यूनाइटेड नेशन के बारे में इन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशन में कैसे इसकी शुरुआत होती है और आज यूनाइटेड नेशन में कितने सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, वो उन रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर बात कर रही हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यूनाइटेड नेशन अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर एक सबसे बड़ा ग्रुप आपको देखने को मिलता है। राइटर यहाँ पर बोलती हैं कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, एंटोनियो गुटेरेस जो कि बेसिकली यूनाइटेड नेशन के अभी हेड भी हैं। ठीक है, तो एंटोनियो गुटेरेस ये 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। क्लियर। अब होता यहाँ पर यह है कि इन्होंने ये बोला कि यूनाइटेड नेशन का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं नज़र आ रहा। इनका कहना यहाँ पर यह है कि अभी देखो 55वां रेगुलर सेशन हुआ ह्यूमन राइट्स कमीशन का, उसमें मिस्टर गुटेरेस ने यहाँ पर मेंशन किया कि भैया यूनाइटेड नेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये लाया गया था यूनिटी के बेसिस पर,
एकता के बेसिस पर। लेकिन आज जो हमको नजर आ रहा है वो यूनिटी दिखाई नहीं दे रही है, ये प्रॉपर तरीके से बदल चुका है। लैक ऑफ यूनिटी जो है, यहाँ पर लोगों में कोई एकता बची नहीं है। सारी कंट्रीज बढ़ चुकी हैं, एक दूसरे के खिलाफ में खड़ी हैं। रशिया है, यूएसए है, चाइना है, यूएसए है, ये सब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं और आपस में अब एक दूसरे की कटी पर हैं। तो वो जो यूनिटी है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी। इसी के लिए हमें रिफॉर्म्स यानी बदलाव की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता इसमें हो सकती है, बट वो बदलाव भी इनफ नहीं होंगे जब तक ये कंट्रीज अपने आपस में एकता को मेंटेन नहीं करती। ये बात को एंटोनियो गुटेरेस साहब मेंशन करते हैं, जो कि रियल है। अब बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। इनका कहना यह है कि राइटर का जो दुनिया है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आप देखोगे जो विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर्स हुए, पोस्ट वर्ल्ड वॉर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही यूनाइटेड नेशन को सेटअप किया गया। यूनाइटेड नेशन की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो जनवरी 1942 में लेकर आई गई थी। 26 इसमें कंट्रीज थे जिन्होंने यहाँ पर पूरा डिक्लेरेशन साइन किया। उसके बाद में इस तरीके की बॉडी को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। ठीक है, उस समय से पहले तक यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का पावर चलता था, बट इन वॉर्स के अंदर में खस्ता हालत हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर कह सकते हो जो यूएस है वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसा कंट्री निकल कर आया, एक उसने भी अपनी जो पावर है वो यहाँ पर दिखानी शुरू की। लेकिन यहाँ पर बोला ये जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन है इसको क्यों बनाया गया था? इसको बनाया गया था ताकि जो ये वॉर है, दुनिया भर के जो युद्ध हैं, इनको रोका जा सके, आपस में इक्वालिटी को लेकर चलें, सभी देश मिल के रह सकें, एक यूनिटी मेंटेन रहे। लेकिन आज ये उल्टा चल रहा है। आज यहां पर वॉर क्रिएट हो रही हैं। चाहे हम रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करें, वोटिंग्स हो रही है यूएनएससी के अंदर में इन वॉर की। कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि भैया युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध को खत्म करने के लिए यहां पर यूएन बनाया गया था। बट आज क्या है, आज उन युद्ध में और आग लग रही है इस यूनाइटेड नेशन की वजह से, क्योंकि कंट्रीज में यूनिटी नहीं बची हुई है। ये बात इस आर्टिकल में मेंशन की गई। क्लियर हो गया। अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे दोस्तों, तो बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन यानी कि रशिया की बात कर रहे हैं, तो आज भी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो इसकी एक सबसे स्पेशल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? अमेरिका है, यूके है, चाइना है, फ्रांस है एंड देन रशिया है। तो इसके ये टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास में वीटो पावर है। एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ताकत इनके पास में हमको देखने को मिलती है। लेकिन इतने बड़ी दुनिया के अंदर में क्या ये केवल 5 देश इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होने चाहिए थे? नहीं। इन 5 मेंबर्स को दोस्तों कहीं ना कहीं हमें बदलना है। बदलने का मतलब यह है कि ये रहे ना रहे, बट इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। इसमें कुछ और कंट्रीज का जो एक प्रेजेंस है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में भी देखोगे तो ऊपर की जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं वही ज़्यादातर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं इन 5 परमानेंट कंट्रीज में। तो हमें यहाँ पर एक बड़े चेंज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप हर जगह देखोगे या हर एक बड़े बड़े बॉडी को देखोगे जो इंटरनेशनल लेवल पर है, वहाँ पर अमेरिका ने अपना ही दबदबा बना रखा है। ये बात भी सही है राइटर की, और ये दिखाया भी गया है। अगर आप देखोगे दोस्तों क्या होता है, वर्ल्ड वॉर के बाद में 1942 के बाद में यूनाइटेड नेशन जब बनता है ना, तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हमारे अलग अलग बॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, अलग अलग बॉडीज़ हमारी तैयार होती हैं। बॉडीज़ तैयार होती हैं मतलब जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया। भाई जो युद्ध से पूरी तबाह हो चुके देश थे उनके अंदर सुधार लाने के लिए, उनको वापस से खड़ा करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ये लेकर आया गया। व्यापार करने के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड लेकर आया गया, जिसका नाम बदलकर बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग बॉडीज आई। एक आई 1944 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1947 में वर्ल्ड बैंक, 1995 में WTO। लेकिन सभी ग्रुप्स को अगर आप देखते हो, सभी ग्रुप्स का मेन मकसद क्या था कि भाई जो भी वॉर के बाद तबाही हुई है उसको यहाँ पर सही करना। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आज भी अमेरिका का सबसे ज़्यादा दबदबा है इन ज़्यादातर ग्रुप्स के अंदर में। ज़्यादातर अमेरिका या यूरोप की कंट्रीज़ ही यहाँ पर क्या कर रही हैं, इसमें दबदबा बना के रखी हैं। अमेरिका के सिटीज़न और यूरोप क्या करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेड को भी नॉमिनेट करते हैं। उसके अलावा
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में दोस्तों जो वोटिंग राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स में आज भी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों का रोल बहुत कम है। इतना इतना यहाँ पर परसेंटेज आप देख पाओगे, नंबर दिया गया है। जबकि अकेला अगर आप जर्मनी की बात करोगे, यूएस की बात करोगे, तो यहाँ पर इनके पास में बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। यूएस के पास में यहाँ पर एक पावरफुल वीटो आपको पावर देखने को मिल जाती है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या कोई और दूसरी बॉडीज हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं इन वेस्टर्न कंट्रीज ने, स्पेशली यहाँ पर यूएस ने अपना दबदबा दिखाया हुआ है, अपनी डोमिनेंस को यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अगेन ये भी गलत है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इक्वालिटी की बात करता है, दूसरी तरफ यहाँ पर केवल कुछ कंट्रीज के हाथ में पावर है, वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो पूरा यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है, इसमें एक रीस्टार्ट बटन की मांग की जा रही है। वापस से यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको सुधारनी होंगी, सही करनी होंगी। ठीक है, अभी आप देख पाओगे एक से एक बड़े जो चैलेंजेस है वो वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मान लो यहाँ पर रशिया है, इधर चाइना है, इनका कोई पड़ोसी देश है, उसका मुद्दा उठ रहा है, तो ये वीटो करके मामले को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। यूक्रेन का मुद्दा उठा तो मान लो यहाँ पर वीटो पावर इस्तेमाल करके उन्होंने मुद्दा खत्म कर दिया। ताइवान का कोई इशू उठा तो चाइना ने वीटो करके ख़त्म कर दिया। तो इनके पास में ये पावर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि ये परमानेंट कंट्रीज़ हैं। तो यहीं पर कुछ और कंट्रीज़ को भी लाना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन सिस्टम कैसे चला, ये सब हो गया। अब 2020 के बाद ना सिचुएशन और बिगड़ने लगी। 2020 तक तो मामला चलो तब भी ठीक ठाक था, बैलेंस होते होते आ गए। उसके बाद कोविड-19 आया। कोविड-19 की वजह से बॉर्डर शट डाउन करने पड़ गए सभी देशों को, है ना, कोई व्यापार वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या होता है अब इसमें? फिर उसके बाद दोस्तों रशिया का अटैक होता है यूक्रेन के ऊपर में, तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ कंट्रीज़ रशिया को सपोर्ट कर रही हैं, कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर इजराइल और गाज़ा पट्टी का यहाँ पर युद्ध हुआ। ये बड़े बड़े मैटर्स हुए यहाँ पर। तो यूनाइटेड नेशन ये बॉडी प्रेजेंट है इन मामलों को रोकने के लिए, क्योंकि इसको बनाया गया था ताकि युद्ध आगे ना हो, मामले को यहीं पर सुलझा लिया जाए, वॉर जैसी सिचुएशन कभी क्रिएट ना हो। लेकिन दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन के रहते हुए भी अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा हैं। और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आप देखोगे तो वो वहाँ पे परमानेंट मेंबर्स की वजह से हो रहे हैं। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए आज के समय पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक बदलाव की ज़रूरत है। तो ये रिफॉर्म्स की मांग करती हैं, क्यों, कैसे, ये सब यहाँ पर इस आर्टिकल में समझा दिया गया। नाउ आगे आते हैं उसके बाद एक और लास्ट रीडोरल पर। यहाँ पे जो राइटर आपको देखने को मिलेंगे वो हैं एकलव्य वासुदेव और हैं तलहा अब्दुल रहमान। तो दोनों ने मिलकर दोस्तों यहाँ पे जजेस के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया हुआ है। अब ये क्या कहना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट करके इसके बारे में समझाने वाला हूँ। हुआ क्या है, जब भी दोस्तों यहाँ पे बात होती है किसी जज की या कोर्ट की, अब मान लो यार किसी का कोई मैटर है, अगर वो कोर्ट गया है वो व्यक्ति, तो वो कोर्ट जाने के बाद में एक न्याय की मांग करता है। ठीक है, वो यही सोचता है कि यार मुझे वहाँ पे न्याय मिलेगा, जज मेरे साथ में सही करेंगे, जस्टिस करेंगे। लेकिन मान लो यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ी की वजह से अगर जज का जो बिहेवियर है वो अगर यहाँ पर चेंज हो गया तो उससे उसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। वही राइटर ने बोला है, देखो हमारे कोर्ट के अंदर जो भी जज होना चाहिए उस जज में सबसे पहली चीज़ इमोशनलनेस, दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पार्शलिटी होनी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जज यहाँ पर किसी एक तरफ झुक जाए। जज को इम्पार्शल न्यूट्रल होना ज़रूरी है, दोनों पक्ष को सुने, पूरी कार्रवाई करे, सारे एविडेंस, सारे सबूतों को देखने के बाद में अपना डिसीजन सुनाए। लेकिन यहीं पर इसी चीज़ को हम लॉजिकल एनालिसिस बोलते हैं। लेकिन अगर किसी भी केस में जज का अगर झुकाव हो गया किसी दूसरे पार्टी साइड में, उन्होंने पार्शलिटी अगर दिखा दी, तो दोस्तों वहीं पर काम खत्म है, फिर वो जस्टिस की कोई बात होगी नहीं। वो पार्शलिटी हमें रोकनी होगी। लेकिन दूसरी चीज़ दोस्तों, पार्शलिटी तो राइटर ने एक तरफ मेंशन कर दिया, उससे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है जज को कभी कभी गुस्सा आ जाना। राइटर ये कहते हैं, राइटर का कहना यह है कि चलो उसको तो साइड करते हैं, उनने पूरा एडिटोरियल इसी के ऊपर रखा है कि बीच बीच में कई बार जज जब गुस्सा हो जाते हैं, जो एंगर है वो एंगर सीधा सीधा इंसान के डिसीजन मेकिंग के ऊपर असर डालता है। ये खुद यहाँ पर एक रिसर्च रिवील कर चुकी है, अगर आप गुस्सा हो तो आपके डिसीजन मेकिंग अच्छे नहीं हो सकते।
वहाँ पर जजमेंट जो बेकार हो जाएगा, वहाँ पर जस्टिस जो देना था जज को, वो जस्टिस जज प्रॉपर नहीं दे पाएंगे अगर जज गुस्सा हो जाते हैं तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो कि एंगरनेस यहाँ पर जज में आ जाता है तो जज की यहाँ पर ड्यूटी है कि वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करें, और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के साथ साथ जो अपना एंगर है, जो अपना गुस्सा है, उस पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही नियंत्रण काम करेगा। कई बार क्या होता है, जज जो है वो बैठ कर केस की सुनवाई कर रहा है, लॉयर्स के साथ में आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, कई बार लॉयर्स की बातों में, झड़पों में यहाँ पर क्या होता है, जज एकदम से गुस्सा हो जाता है। वही एंगरनेस क्या करेगा, सीधा जज के डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक असर डालेगा। तो यहाँ पर जज को बिल्कुल शांत, कामनेस के साथ में बैठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा आ भी रहा है ना, कुछ यहाँ पर एंगर जैसी यहाँ पर चीज़ें क्रिएट भी हो रही हैं, तो उस गुस्से में अपने आप को नहीं डालना है। सारी बात यह है, और जो ज़रूरी भी है, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स पे देखें, मतलब सभी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स से जज भी है, ऑब्वियस सी बात है, बट यहाँ पर देखें तो गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी इंसान जो गुस्से में होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, तो वो गलत कदम उठा देता है। उसे नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, शरीर क्या करवा रहा है, मतलब उसे कुछ नहीं पता होता। अब गुस्से में उसने कदम उठा दिया, लेकिन जब वो बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल तरीके से ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जब आप सोचने बैठोगे, कहोगे हाँ यार मुझसे गलती हो गई, काश मैं गुस्सा नहीं हुआ था, कि हाँ कहा नहीं जाता यार मैं गुस्से में था इसलिए मैंने वो कर दिया, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता उस समय पर। तो वही चीज़ यहाँ पे कंट्रोल करने के बारे में राइटर ने मेंशन की है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो एंगर है ये क्रिएट होगा, तो इससे पहली चीज़ जज के डिसीजन मेकिंग के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरा, जज का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। केयरलेसनेस यहाँ पर दिखाई जाएगी, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जो डिसीजन होंगे वो अनमाइंडफुल होंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को रोकना होगा। अब प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए यहाँ पर राइटर ने कुछ सोल्यूशंस दिए हैं। सोल्यूशन जैसे कि हमें इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि जज जो है उनको यहाँ पर प्रॉपर इमोशंस अपने कंट्रोल करके चलने होंगे, और इसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम लोग लेकर चल सकते हैं, अलग अलग रणनीतियाँ लेकर चल सकते हैं। राइटर ने यहाँ पर बोला जजेस के लिए मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये जैसी जो चीज़ें हैं वो लेकर आनी होगी। ठीक है, जजेस को थोड़ा सा यहाँ पर आराम भी देना होगा। कभी कभी ओवर बर्डन की वजह से सिचुएशन खराब हो जाती है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भी ओवरऑल एक ह्यूमन बीइंग है। तो ज़रूरी है कि बीच बीच में डिसीजन मेकिंग्स के बीच में यहाँ पर एक कॉफ़ी ब्रेक वगैरह भी हो जाए। ये सब चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है, जिससे डिसीजन मेकिंग और बेटर हो सकता है। मेडिटेशन के माध्यम से जज अपने गुस्से को कंट्रोल करके रख पाएगा, काम रहेगा, थोड़ा सा दोनों पक्षों को अच्छे से सुनेगा, तब जाकर दोस्तों यहाँ पर जो जस्टिस है वो मिल पाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है एक अच्छे जस्टिस सिस्टम को, स्पेशली यहाँ पर जो पूरा जस्टिस सिस्टम है, जो ये कोर्ट है, वहाँ पर लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए। जो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, हो सकता है आप सहमत हो सकता है आप सहमत ना भी हो, बट जो भी है वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इस पूरे आर्टिकल को देखा है। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया? चलो आगे आते हैं। बाकी यहाँ पर प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर आएंगे। आज के सेशन में बस हमारा इतना ही है। आज मैंने पूरे न्यूज़पेपर का ही पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिया हुआ है। मैं आपको बस खाली यही दिखाना चाहता था। कई सारे लोग यहाँ पर मुझसे मेंशन कर रहे थे सर कि आर्टिकल जो है वो हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आप आज मैच भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मैं इसी तरीके से आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बट प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया था इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी और स्ट्रिंग थ्योरी स्टैंडर्ड मॉडल, जो ये कभी कभी जो टर्म्स है वो न्यूज़ में देखने को मिलती हैं, इनको किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स को समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए ये सारे टर्म्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।